स्टूडेंट्स, सोशोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, विमेन हरासमेंट के बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस या विमेन हरासमेंट क्या होता है, इसके फॉर्म्स क्या है, कोजिज क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, इनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। घरेलू हिंसा या महिला उत्पीड़न का क्या अर्थ है? घर की चार दीवारी के अंदर या घर के अंदर अपने ही लोगों के द्वारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से प्रताड़ित होना, महिलाओं द्वारा प्रताड़ित होना घरेलू हिंसा कहलाता है। इसका तात्पर्य घर की चार दीवारी के अंदर महिलाओं के प्रति जो भी हिंसा होती है, वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनात्मक हो, उसको घरेलू हिंसा कहा जाता है, घरेलू हिंसा की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा क्या है? पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं पुरुष स्वामित्व का शिकार प्रत्येक समाज में प्राचीन काल से ही रही है। पुरुष स्वामित्व का मतलब क्या है? पुरुष प्रधान समाज में पुरुष है वो अपने आप को शक्तिशाली और समृद्ध मानते हैं, वहीं पर महिलाओं को अपने से कमज़ोर आंका जाता है और महिलाओं को कमज़ोर समझकर उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, जिसे हम महिला उत्पीड़न या घरेलू हिंसा कहते हैं। प्रत्येक समाज में प्राचीन काल से हो रही है, कभी घर से बाहर अन्य व्यक्तियों के द्वारा, तो कभी घर की चार दीवारी में अपनों के द्वारा ही शारीरिक या मानसिक यातनाओं का शिकार रही है। घरेलू हिंसा या महिला उत्पीड़न की समस्या केवल भारतीय समाज की सामाजिक समस्या न होकर यह एक भयावह वैश्विक सामाजिक समस्या है, क्योंकि विश्व के लगभग सभी समाज जो पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष स्वामित्व वाले समाज है, जिससे जो पुरुष अपने आप को ताकतवर मानते हैं और महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। आज विश्व के लगभग सभी देशों में महिलाओं को शारीरिक व मानसिक यातनाएं देना, स्त्री हत्या, लैंगिक दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न, भूखा प्यासा रखना, दहेज की बलि चढ़ा देना जैसे जघन्य अपराधों का सामना करना पड़ रहा है। ये सब अपराध जब अपनों के द्वारा ही घर की चार दीवारी में अंजाम दिए जाते हैं तो महिलाएं बेबस और लाचार नजर आती है और इन्हें ही घरेलू हिंसा की श्रेणी में रखा जाता है। अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा का अर्थ और परिभाषा है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू, घर। हिंसा का मतलब मारपीट करना, प्रताड़ित करना। तो जब घर के अंदर मारपीट या प्रताड़ित की जाएगी तो उसको घरेलू हिंसा कहेंगे। अब घर के अंदर मारपीट किसके द्वारा की जाएगी? जैसे कोई लड़की है, विवाहित लड़की है, तो उसके साथ उसके भाई के द्वारा, उसकी माँ के द्वारा, उसके पिता के द्वारा की जाती है। तो वहीं पर विवाहिता है, उसके साथ उसके पति के द्वारा, उसके ससुराल पक्ष के अन्य व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। इसका मतलब घर की चार दीवारी में अपनों के द्वारा ही प्रताड़ित करना घरेलू हिंसा कहलाता है। घर गृहस्थी में नारी के विरुद्ध किया जाने वाला शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न घरेलू हिंसा या महिला उत्पीड़न कहलाता है। सीधी सी बात है कि शारीरिक या मानसिक। शारीरिक का मतलब उसकी पिटाई करना, लैंगिक दुर्व्यवहार करना, और मानसिक का मतलब गाली देना, ताने मारना, कटाक्ष करना, इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। विवाह से पूर्व लड़की अपने भावी वैवाहिक, देखिए कितनी अच्छी बात है, विवाह से पूर्व लड़की अपने भावी वैवाहिक जीवन व जीवन साथी के बारे में सुनहरे सपन देखती है और वह इन्हीं सुनहरे सपनों को लेकर अपने माता पिता, भाई बहन सबको छोड़कर अपने साजन के घर यानी ससुराल जाती है। परंतु हजारों युवतियों के ये सपने उस समय चकनाचूर हो जाते हैं जब उनके जीवन साथी या ससुराल के अन्य सदस्यों द्वारा उसके साथ मारपीट, गाली गलौज करना, उसके शारीरिक और मानसिक यातना देकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इस तरह उन्हें या तो आत्महत्या करके या फिर ससुराल पक्ष द्वारा जहर देकर या अन्य तरीके से हत्या करके ही इस नारी के जीवन से मुक्ति मिल पाती है। तो यह एक विडंबना ही है भारतीय समाज की कि जब संपूर्ण घर गृहस्थी को जो महिला संभालती है, उसी महिला को अंततः प्रताड़ित होना पड़ता है और अपने जीवन की बलि भी उसी को देनी पड़ती है। यही घरेलू हिंसा है। यही घिनौनी सामाजिक समस्या घरेलू हिंसा कहलाती है। घरेलू हिंसा की परिभाषाएं। राज्य महिला आयोग के अनुसार कोई भी महिला यदि परिवार के पुरुष द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताड़ना से ग्रस्त है, राज्य महिला आयोग क्या कहते हैं? कोई भी महिला यदि परिवार के पुरुष द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य किसी भी प्रताड़ना से ग्रस्त है। अन्य किसी भी प्रताड़ना का मतलब हो गया भी जैसे भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करना, सभी के सामने बेइज्जत करना, अपमानित करना और उस पर किसी भी तरह का शक करना,
और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना, तो वह घरेलू हिंसा कहलाएगी। तो कोई महिला यदि परिवार के पुरुष द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताड़ना से ग्रस्त है तो वह घरेलू हिंसा कहलाएगी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 उसे घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण और सहायता प्रदान के अधिकार प्रदान करता है। इसका तात्पर्य ये हुआ, कोई महिला यदि घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है तो महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है, ये महिलाओं को कानूनी सहायता भी देता है और उस हिंसा के विरुद्ध उसकी उसे सुरक्षा भी प्रदान करता है। दूसरा डेफिनेशन दी आधारशिला, एक एनजीओ संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आधारशिला, जो कि महिलाओं के लिए कार्य करती है। महिला उत्पीड़न से या महिलाओं की सुरक्षा या उनको हर तरह के उत्पीड़न से बचाने के लिए संस्था काम करती है। तो इस आधारशिला एनजीओ के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि परिवार में महिला या उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट, धमकी देना, लैंगिक हिंसा, मौखिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा घरेलू हिंसा की श्रेणी में आती है। इन्होंने क्या कहा है, घरेलू हिंसा का तात्पर्य केवल महिला ही नहीं है, उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ, कोई भी व्यक्ति, वो पुरुष भी हो सकता है, मारपीट, घर के अंदर ही उसके साथ मारपीट की जाती है या उसको धमकी दी जाती है या लैंगिक हिंसा की जाती है, ज़बरदस्ती उनके साथ संबंध स्थापित किए जाते हैं, लैंगिक दुर्व्यवहार किया जाता है, मौखिक हिंसा, गाली गलौज की जाती है उसके साथ, तो उसके माता पिता को गालियाँ दी जाती है, भावनात्मक हिंसा, दूसरों के सामने उसको अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, आर्थिक हिंसा, उसका आर्थिक शोषण किया जाता है। जैसे कोई नौकरी में है तो जब वो जो काम करके वापस जब उसकी सैलरी मिलती है तो वो सैलरी उसके पति या ससुराल पक्ष वालों के द्वारा ले ली जाती है, कमाती हुआ है लेकिन खर्च वो नहीं कर पाती, तो यह आर्थिक हिंसा। इस प्रत्येक हिंसा को इन्होंने घरेलू हिंसा की श्रेणी में माना है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, लैंगिक दुर्व्यवहार, महिला गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना, मौखिक व भावनात्मक अपमान, आर्थिक संसाधन जिसकी वह हकदार है से वंचित करना घरेलू हिंसा कहलाएगी। मतलब आप सीधा ही लिख सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, लैंगिक दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, गाली गलौज करना, आर्थिक अधिकारों या उसके सभी अधिकारों से उसको वंचित करना घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का या उत्पीड़न के स्वरूप कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो घरेलू हिंसा के स्वरूप की जब हम बात करते हैं, फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस या वीमेन हरासमेंट इन इंडिया, दहेज हत्या जो सबसे पहला है वो है दहेज हत्या, जो डोरी सिस्टम है, दहेज प्रथा है। भारतीय समाज की जब हम बात करें तो वहाँ पर लड़की की शादी की जब होती है तो उसको दहेज के रूप में ससुराल पक्ष को बहुत सारा धन दौलत, पैसे, आवश्यक वस्तुएं ये दी जाती है। और जब ससुराल पक्ष वाले लालची हों तो वो उस दहेज से संतुष्ट नहीं हो पाते और लड़की को और अधिक दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते हैं। उसके माँ बाप लड़की को खुश करने के लिए कहीं से कर्जा उठाकर भी दहेज देते हैं, परंतु फिर भी वो लालची ससुराल वाले संतुष्ट नहीं हो पाते, तो बार बार उसको प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है और अंततः उसको मार भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ जब उसको मारा जाता है तो वो ससुराल पक्ष में लाचार, बेबस, अकेली होती है, तो उसको इस तरह से मारा जाएगा कि उसकी मौत है वो एक प्राकृतिक मौत के रूप में उसको दिखाया जाएगा। जैसे आए दिन अखबार में हम सुनते भी है, गैस सिलेंडर फटने से महिला की मौत या फिर गैस से आग लगने के कारण महिला की मौत। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं ये संशय के दायरे में, शक के दायरे में है। और दूसरा, वो जो दहेज के लालची है, दहेज के कारण एक महिला को मार भी देते हैं, भी उससे तो उन्होंने दहेज ले ही लिया, फिर वो दूसरी शादी करेंगे, फिर वहाँ से भी वो दहेज लेंगे, तो ये दहेज हत्या के रूप में भी महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है, उत्पीड़न का शिकार होती है। भ्रूण हत्या का तात्पर्य ये है भी महिलाओं को दहेज न देना पड़े, भावी सामाजिक जीवन में उसको किसी भी तरह की प्रताड़ना का शिकार न होना पड़े और उसका महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा पुरुषों के मुकाबले में कम होने के कारण जो माता पिता है वो अल्ट्रासाउंड आदि एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन्म से पूर्व ही माँ के गर्भ में भ्रूण का पता लगा लेते हैं कि वो भ्रूण नर है या मादा है। यदि वो भ्रूण लड़की का है तो उसको जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। ये कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? अपनों के द्वारा ही अपनों की हत्या की जाती है। तो कन्या भ्रूण हत्या भी एक महिला उत्पीड़न या घरेलू हिंसा का स्वरूप है।
स्त्री हत्या घरेलू हिंसा का एक स्वरूप है। स्त्री हत्या का तात्पर्य ये है कि महिला को जन्म से पूर्व या जन्म के तुरंत बाद महिला को, शिशु लड़की को, या फिर शादी के पश्चात या बड़ी होने के पश्चात मार डालना स्त्री हत्या कहलाता है। जैसे जन्म से पूर्व कन्या भ्रूण हत्या, जन्म के पश्चात जब छोटी लड़की है तो उसको मार डालना। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले यही था भी, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह की मशीनें तो थी नहीं, जब मशीनें नहीं थी तो कन्या वो भ्रूण उसका लिंग जांच नहीं हो सकता था। तो उस समय क्या था, जो महिला हत्या थी वो छोटी लड़कियों को मार दिया जाता था, उनको बलि दे दी जाती थी। और दहेज हत्या के बारे में हमने पढ़ा है भी, दहेज के कारण भी स्त्री की हत्या होती है। और कई बार हम ये भी घटनाएं सुनते हैं भी, उसके साथ ज़बरदस्ती हुई, रेप वगैरह किया गया और उसके बाद उसको मार डाला गया। तो इस तरह की घटनाओं में अंततः हत्या है वो महिला की होती है। तो ये स्वरूप है। इसके पश्चात है शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना। घरेलू हिंसा या महिला उत्पीड़न का एक स्वरूप शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है। शारीरिक रूप का तात्पर्य ये भी घर में उसके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार करना, ज़बरदस्ती करना, मारपीट करना। और मानसिक प्रताड़ना का तात्पर्य ये भी उसको एक तो महत्व न देना, किसी भी बात में घरेलू जब कोई निर्णय लेने हो तो उससे उसको बात छुपाना, जबकि सारा दिन कार्य वो करते हैं। और दूसरा, उन बातों को छिपाने के साथ साथ किसी भी निर्णय में उनको भागीदार न बनाना, दूसरों के सामने उसको अपमानित करना, ये गाली गलौज करना या फिर ताने मारना, जो उसके माता पिता है उसके बारे में भला बुरा कहना, तो ये सब शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत आएगा। तो ये भी एक महिला उत्पीड़न के स्वरूप है। बाल विवाह भी महिला उत्पीड़न का स्वरूप है, क्योंकि इसमें कई बार ये भी देखा गया है कि जब अपरिपक्व बच्ची है उसकी शादी कर दी जाती है और उसके पश्चात जब उसके वयस्क या परिपक्व पति के द्वारा उसके साथ यौन क्रिया की जाती है तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है, उस महिला की या उस लड़की की मृत्यु तक हो जाती है। दूसरा, जब छोटी उम्र में अपरिपक्व अवस्था में शादी कर दी जाती है तो फिर वो जल्दी माँ भी बनेगी, तो उसके कारण भी वो प्रसव पीड़ा को भी सहन नहीं कर पाती, क्योंकि उसका शरीर विकसित नहीं हो पाता, तो उस वजह से भी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी महिला उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा। पत्नी को पीटना, ये पुरुष अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, कभी किसी बहाने को लेकर, कभी किसी बहाने को लेकर उनको पीटा जाता है। दूसरी बात ये है कि एक स्टडी की गई थी इंडिया की, तो उसमें ये बताया गया था भी पिटाई, जो पुरुष है वो अपनी पत्नी की पिटाई क्यों करते हैं। तो उसमें उन्होंने, लड़कियों ने या महिलाओं ने बताया था भी, कुछ एक तो अभी हम अपनी सहेली के पास बिना बताए चले जाएं, या बाज़ार के अंदर बिना बताए चले जाएं तो पिटाई की जाती है। या फिर उसके जो पति है उसके भाई या माता पिता या उसकी बहन की इज्जत न करे तो पिटाई की जाती है। घर की अच्छी तरह से देखभाल न करे तो पिटाई की जाती है। या दूसरों के साथ अवैध संबंध के शक के कारण पिटाई की जाती है। तो इस तरह की घटनाओं के कारण, इन वजह के कारण पत्नी की पिटाई करना भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात है पत्नी को ताने मारना या गाली गलौज करना, छोटी छोटी बात के लिए ताने मारना, माई के पक्ष उसके माता पिता भाई बहनों को बेवजह गाली देना, उसको खुद को गालियां देना, ये सब किसका हिस्सा है? ये सब घरेलू हिंसा का हिस्सा है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। स्वामित्व के अधिकार से वंचित करना, महिलाओं को स्वामित्व के अधिकार से वंचित करना। स्वामित्व का तात्पर्य ये होता है भी उनको संपत्ति में अधिकार न देना, आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें उनको शामिल तो करवाना, लेकिन उनसे जो चीज़ें खरीदी जाती है, जो बहुमूल्य चीज़ें खरीदी जाती है, उन पर स्वामित्व के अधिकार नहीं देना, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज के अंदर स्वामित्व के अधिकार पुरुषों को है। यह भी घरेलू हिंसा की प्रताड़ना का एक स्वरूप है। यौन उत्पीड़न का तात्पर्य ये है कि महिला का एक तो उसके साथ ज़बरदस्ती करना, उसके इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संबंध स्थापित करना। दूसरा, घर के अंदर उसके दूसरे सदस्यों के द्वारा भी, कई बार जैसे हम देखते भी हैं छोटी बच्चियाँ, उनके साथ उसके चाचा या ताऊ या दादा, इनके द्वारा भी ज़बरदस्ती की जाती है, तो ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। इसके साथ साथ उसके कजन्स के द्वारा या दूसरे अन्य सदस्यों के द्वारा घर के अंदर उसका यौन उत्पीड़न किया जाता है। एक स्टडी भी हुई थी, उस स्टडी में बताया गया था कि जो महिला यौन शोषण का शिकार होती है, 70% महिलाएं हैं वो अपने जानकार के द्वारा यौन शोषण का शिकार होती है, क्योंकि वो जल्दी उन पर बिलीव करते हैं और फिर उनके साथ विश्वासघात होता है। भावनात्मक उत्पीड़न भी यौन शोषण का एक मुख्य स्वरूप है। भावनात्मक स्वरूप का मतलब ये हुआ भी, जब बहुत सारे दूसरे व्यक्ति बैठे हों
तो उनके सामने महिला को अपमानित करना, लज्जित करना, भला बुरा कहना, तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। दूसरा, उन पर किसी भी तरीके से शक संदेह करना, बेवजह संदेह करना भी भावनात्मक उत्पीड़न है। तलाक एक महत्वपूर्ण जरिया माना गया है महिला के उत्पीड़न का, जिसमें महिलाओं को अब पूरी तरह से विघटन हो जाता है, उनके परिवार का विघटन हो जाता है। और मुस्लिम समाज में तो ये स्थिति और भी दयनीय थी कि महिलाओं को सिर्फ 3 बार तलाक 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 कहने पर भी उनका तलाक हो जाता है, वो चाहे व्हाट्सएप पर हो, चाहे फ़ोन पर हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो। तो तलाक है ये महिला उत्पीड़न का जरिया है, साधन है, स्वरूप है। महिला की दुश्मन कहा भी गया है, भी महिलाओं की दुश्मन महिला ही होती है, क्योंकि जब कन्या भ्रूण हत्या की जाती है तो उस कन्या भ्रूण हत्या में कहीं न कहीं हाथ महिला का भी होता है। इसका महिला का हाथ होने का तात्पर्य ये हुआ कि महिला है या सास है, वो ही चाहती है कि उनके लड़का पैदा हो, और फिर जो महिला है, जो जिसके गर्भ में वो बच्चा पल रहा है, वो भी उस बात से सहमत होती है भी बच्चा है वो लड़का ही होना चाहिए। तो वो दोनों आपस में सहमत होकर वो कार्य करवाती है। और एक हम तो ये दुश्मन महिला की हुई। एक और भी हम देखते हैं, जैसे सास बहू है, तो दोनों महिलाएं हैं, लेकिन जो सास है वो बहू को प्रताड़ित करती है। तो उसमें क्या होता है, जो बहू है वो सास के द्वारा प्रताड़ित होती है, तो दोनों आपस में है तो महिलाएं, लेकिन जब दहेज हत्याने किसी कारण से जो बहू है उसकी हत्या की जाती है, तो उसमें सास का भी बहुत बड़ा रोल है या भूमिका रहती है। तो कहा भी गया है, यदि महिला महिला को न मारे तो महिला कभी भी ना हारे। लैंगिक दुर्व्यवहार या भेदभाव, इसमें लैंगिक असमानता मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, असमान समझा जाता है, पुरुष को अधिक महत्व जबकि महिला को कम महत्व दिया जाता है। इसके कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है महिलाओं की, वो पुरुषों से कम हुई है। इनके साथ साथ उनके साथ जोर ज़बरदस्ती की जाती है, प्राकृतिक यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो ये सब लैंगिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आएगा। छेड़छाड़ की घटनाएं भी हम देखते हैं, गाली गलौज की घटनाएं देखते हैं, अश्लील हरकतें देखते हैं, तो ये सब लैंगिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता है। नशा करके तंग करना, जब पुरुष नशा करते हैं, व्यक्ति नशा करते हैं, तो उनकी प्रताड़ना महिला को भोगनी पड़ती है। नशा करके वो महिला के साथ गाली गलौज भी करते हैं, उनके साथ मारपीट भी करते हैं। तो इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हमें देखने को मिलती है। तो नशा है ये भी महिला उत्पीड़न का एक स्वरूप है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस के कारण क्या क्या है, किन कारणों से घरेलू हिंसा की जाती है। तो इसमें पहला है पुरुष प्रधान समाज। कॉजेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और विमेन हरासमेंट। पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान समाज में पुरुष है वो अपने आप को शक्तिशाली और श्रेष्ठ समझते हैं, और महिलाओं को कमतर आंका जाता है, शक्तिहीन आंका जाता है, और कमज़ोर और शक्तिहीन समझकर उन पर अत्याचार किया जाता है। महिला अशिक्षा, महिला अशिक्षा भी घरेलू हिंसा का महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर शिक्षित नहीं हैं, वो अपने हकों और अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। उनके प्रति यदि घरेलू हिंसा की जाती है, महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है, तो कहाँ पर जाना है, क्या क्या हक है, तो उन चीज़ों का उन्हें ज्ञान नहीं है। तो अज्ञानतावश भी महिला का है वो उत्पीड़न होता है। दहेज प्रथा, दहेज प्रथा महिला उत्पीड़न का कारक है, क्योंकि दहेज के कारण महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। जब दहेज पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार देता है, लेकिन फिर भी जो ससुराल पक्ष है वो उससे संतुष्ट नहीं हो पाते, और उन्हें अधिक से अधिक दहेज लेने के लिए और लाने के लिए विवश करते हैं, और जब ऐसा संभव नहीं हो पाता तो उन्हें मार डाला जाता है। सामाजिक कुप्रथाएं, बहुत सारी सामाजिक कुप्रथाएं हैं, जैसे पर्दा प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गई। तो ये जो सामाजिक प्रथाएं हैं, ये सामाजिक प्रथाएं मुख्य कारण रही महिला उत्पीड़न का। महिलाओं द्वारा स्वयं उत्पीड़न, महिलाओं का महिलाओं के द्वारा ही उत्पीड़न किया जाता है। महिलाओं के उत्पीड़न में स्वयं महिला है उसकी भागीदारी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब कन्या भ्रूण हत्या में हमने देखा, कन्या भ्रूण हत्या में जो भूमिका है वो किसकी है, महिलाओं की है। दहेज हत्या में भी किसकी भूमिका है, महिलाओं की है। तो और जब घरेलू हिंसा की जाती है, तो जब शादी के पश्चात लड़की अपने मायका छोड़कर ससुराल में आती है, तो वहाँ पर वो एकदम से अकेली होती है, और ससुराल पक्ष में उसकी फेवर करने वाला या पक्ष लेने वाला कोई नहीं होता। लेकिन वहाँ पर एक महिला का मुख्य रोल होता है, जो उसकी सास होती है, उसकी माँ के समान होती है, परंतु वह अपनी भूमिका ठीक तरह से नहीं निभाती, और वही सबसे ज़्यादा उसको प्रताड़ित करती है। तो महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज़्यादा महिला के द्वारा ही किया जाता है। ईर्ष्या, ईर्ष्या भी महिला उत्पीड़न का एक मुख्य कारण है, कि एक महिला दूसरी महिला से ईर्ष्या करती है, और ईर्ष्यावश वो उनका सदैव बुरा करने की सोचती है, भला नहीं सोचती।
पारिवारिक तनाव महिला उत्पीड़न का मुख्य कारण है, क्योंकि जब पारिवारिक तनाव रहेगा, नशाखोरी का माहौल रहे, घर में कोई नशा करेगा और परिवार में कलह रहेगा, तो उसमें गाली गलौज करना या मारपीट करना वो कार्य महिलाओं के साथ ही होगा। आर्थिक निर्भरता, महिलाओं पुरुषों के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर है। आर्थिक निर्भरता उनके उत्पीड़न का मुख्य कारण है, क्योंकि वो अपने न तो डिसीजन स्वयं ले सकती है आर्थिक कमी के कारण, और न ही वो आर्थिक पैसों न होने की वजह से कोई कानूनी सहायता भी वो नहीं ले सकती है। जब वो कहीं अपने माता पिता या भाई बहन से मिलने के लिए जाती है, चाहे वो बीमारी अवस्था में न हो, तो वो केवल तभी जा पाती है जब उसके ससुराल पक्ष वाले उसको इजाज़त दें, और इजाज़त दें और साथ में पैसे भी दें। और ये भी देखा गया है कि जो महिलाएं जॉब करती है, जो महिलाएं नौकरी करती हैं, वो महिलाएं जब उनकी सैलरी आती है तो उनसे जो उनकी सैलरी है, तनख्वाह है, उसके ऊपर भी उनका कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि उनके ऊपर उनका पति या ससुराल पक्ष का अधिकार होता है। और कमाती तो महिला है, और उसका जो प्रयोग करते हैं वो पुरुषों के द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। महिलाओं को अपनी ही कमाई का भी प्रयोग करने का अधिकार है नहीं है। नशाखोरी महिला उत्पीड़न का मुख्य कारण है, क्योंकि व्यक्ति नशा करता है तो वो पैसे उसको तो कहीं न कहीं चाहिए, वो कर्जा लेगा, कुछ भी लेगा, लेकिन घर गृहस्थी कौन संभालेगी? महिला संभालेगी। उसको कैसे मैनेज करना है वो महिला देखेगी। और फिर जब वो नशा करके आएगा तो महिला के साथ मारपीट भी करेगा, उसके साथ गाली गलौज भी करेगा, उसके साथ बेहोशी की हालत में, मतलब जब व्यक्ति ने नशा कर लिया तो उसको होश हवास नहीं है, उस हालत में उसको महिला के साथ वो लैंगिक दुर्व्यवहार भी करेगा। तो नशाखोरी है वो भी एक कारण है। पुत्र की अभिलाषा, भारतीय समाज और विशेषकर वैश्विक समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें पुरुष का महत्व अधिक माना गया है, और पुरुष का महत्व अधिक होने के कारण पुत्र की लालसा की जाती है। पुत्र की लालसा करने का मतलब सभी ये चाहते हैं कि हमारे घर में बेटा ही हो, और इसी कारण महिला को घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होना पड़ता है। घरेलू हिंसा से कैसे प्रताड़ित होना पड़ेगा कि पुत्र लालसा के कारण पुत्री को जन्म ही नहीं दिया जाता, लिंग चेक करवा के उसको जन्म से ही पूर्व ही मार दिया जाता है, कन्या भ्रूण हत्या की जाती है। लैंगिक असमानता भी मुख्य कारण है महिला उत्पीड़न का या घरेलू हिंसा का, क्योंकि इसमें जो लिंग के आधार पर दो वर्ग बांट दिए, महिला और पुरुष, और इसमें पुरुष प्रधान स्वामित्व होने के समाज होने के कारण जो पुरुष है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे, क्योंकि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा समाज के अंदर ऊंची है, और सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची होने के कारण वो अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे और महिलाओं को कम आंकेंगे और उस पर हर तरह से अत्याचार करेंगे। और महिला उन अत्याचारों के बारे में बता भी नहीं पाती किसी को, और यदि बता भी दे तो जहाँ भी जाएगी वहाँ पर पुरुष प्रधान समाज है, तो वो महिला का मजाक ही उड़ाएंगे, गलती महिला की मानेंगे और उसको समझौता करने के लिए विवश करेंगे। हम देखते भी हैं अपने आसपास भी महिलाओं के साथ मारपीट भी की जाती है, मारने तक का प्रयास किया जाता है, और अंततः क्या होता है, उस समझौता ही करना पड़ता है, क्योंकि एक माता पिता है, उसने अपनी बेटी की शादी कर दी, और शादी करने के पश्चात क्या हुआ, उसके साथ मारपीट शुरू होगी ससुराल में, वो अपने मायके ले आएंगे, तो मायके कितने ही दिन बैठा कर रखेंगे उनको, क्योंकि समाज है इनका दृष्टिकोण भी सकारात्मक नहीं है, और कहीं न कहीं समझौता करके वापस उनको वहीं भेजना पड़ता है, और जब वापस भेजेंगे तो वही कहानी दोबारा शुरू हो जाएगी। तो लैंगिक असमानता है ये एक मुख्य कारण है महिला उत्पीड़न का। लालची लोग हैं, लालच है ये महिला उत्पीड़न का कारण है, क्योंकि बहुत सारे लोग दहेज के लालची होते हैं, वो अपने लड़के की शादी नहीं करते, लड़के को बेचते हैं, उसके बदले में एक कीमत लेते हैं लड़की वालों से, और वो दहेज लिया और उनकी इच्छा अनुसार दहेज दिया गया, परंतु फिर लालच बढ़ जाता है, वो दोबारा फिर दहेज की मांग करते हैं, और बार बार यदि उसके पिता समर्थ नहीं है दहेज देने में, लड़की का पिता, तो अंततः लड़की को मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मार देंगे, फिर वो रीमैरिज कर लेंगे, दोबारा शादी कर लेंगे और फिर दहेज ले आएंगे। तो लालच है ये भी घरेलू हिंसा का एक कारण है। घरेलू कार्यों का आर्थिक मूल्यों का मूल्य निर्धारित न होना, महिलाएं देखिए, हम भी देखते हैं अपनी बहन या माताओं को, हम देखते हैं कि वो सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे लेट सोती है। सारा घर का काम वो करती है, चाहे वो पशुओं का काम हो, चाहे वो खाने पीने का, साफ सफाई का, सारा काम महिला के द्वारा किया जाता है, और फिर वो खेती के काम में उसमें भी हाथ बंटाती है साथ में। लेकिन जो वो सारा दिन काम करती है, लेट नाइट तक काम करती है, उसके कार्य की आर्थिक वैल्यू है ही नहीं, राष्ट्रीय आय में उसका कोई योगदान ही नहीं माना जाता। जबकि बाहर से यदि हम एक काम करवाएं, एक खाने की प्लेट लें तो 200 या 300 रुपये में आएगी,
कपड़े धुलाकर प्रेस करवाएं बाहर से, तो एक जोड़ी कपड़े धुलाकर प्रेस करवाएंगे तो 60 या 70 रुपये लगेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक दिन में काम तो हज़ारों रुपए के कर रही है, लेकिन उसके काम की कोई वैल्यू नहीं है, और कार्य की वैल्यू न होने के कारण महिला की वैल्यू नहीं है, इसी के कारण उसका उत्पीड़न होता है। तो इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का उत्पीड़न है, इसको कैसे रोका जाए। देखिए, इसके द्वारा सरकारी प्रयास भी किए जा सकते हैं, और इसके लिए संविधान की धारा, भारतीय संविधान की धारा 498 के तहत महिलाओं को संरक्षण भी प्रदान किया गया है, परंतु उसमें प्रयोग बहुत कम किया जाता है उस धारा का। दूसरा, महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भी पास किया गया, जिसमें महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण और कानूनी सहायता भी प्रदान की गई है। इसके साथ साथ राज्य सरकारें भी काम कर रही है, जैसे राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया भी। उनके कर्मचारी, राजस्थान गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है, वो अपनी पत्नी के साथ या घर में किसी भी महिला को प्रताड़ित करते हैं, उसका उत्पीड़न करते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों पर ठोस कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया है। उनको निलंबित तक किया जा सकता है, और महिला के पैसे, महिला और उनके बच्चों के हक के पैसे हैं, वो उनको दिलाने का प्रावधान भी है। तो इसी तरह के प्रावधान किए गए, परंतु घरेलू हिंसा है वो अभी भी जारी है, उसमें इतना ज़्यादा मतलब कमी नहीं आई है। ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फॉर वुमेन हरासमेंट, और ये भी पूछा जा सकता है इसके उपाय क्या है, इसको रोकने के सुझाव क्या है। तो दहेज प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, इसको सख्त नियम बनाकर, कानून बनाकर इसको समाप्ति यदि कर दिया जाए तो दहेज हत्याएं नहीं होगी, कन्या भ्रूण हत्या नहीं होगी, जो बेटी है वो पिता के ऊपर बोझ नहीं समझी जाएगी, तो इससे महिलाओं का मान सम्मान बढ़ेगा। तलाक के नियमों में सुधार करके, जो तलाक है वो प्रोसीजर मुश्किल होनी चाहिए, उसमें महिला पर किसी तरह का प्रेशर या दबाव नहीं डालना चाहिए, नियम है वो महिलाओं के अनुकूल होने चाहिए, तो इन नियमों में भी सुधार करना चाहिए। हालांकि जो मुस्लिम समाज है उसमें जो ट्रिपल तलाक का था, एक अच्छी बात यह है कि उसको गवर्नमेंट के द्वारा उसमें सुधार कर दिया गया, और महिलाओं को जो प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए अच्छा कार्य किया गया, तत्काल न्याय दिलाकर। एक ये भी है भी कोई महिला उत्पीड़न का शिकार है, उसके परिवार के सदस्य, पति के द्वारा, किसी के भी द्वारा उसका चाहे यौन उत्पीड़न किया गया हो, चाहे गाली गलौज की गई हो, चाहे उसका शारीरिक रूप से मारपीट की गई हो, किसी भी तरह से उसको यदि हरासमेंट किया गया है, तो उसको न्याय है वो तुरंत मिलना चाहिए। न्याय की प्रक्रिया सिंपल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, और किफ़ायती मतलब महंगी नहीं होनी चाहिए। नशाखोरी को समाप्त करना चाहिए, जो अलग अलग तरह के नशे करते हैं उनके सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए, और गवर्नमेंट है इनको नशे की जो वस्तुएं हैं इनको रोकना चाहिए, जैसे शराब हुई, या फिर गांजा, चरस, अफीम, इस तरह के जो नशे, हीरोइन, इस तरह के जो नशे हैं उन पर गवर्नमेंट को सख्ती के साथ पाबंदी लगा देनी चाहिए। हालांकि ये राष्ट्रीय आय में योगदान दे रहे हैं, परंतु जो मानवीय मूल्यों से राष्ट्रीय आय अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। मनुष्यों को बचाना जरूरी है, और राष्ट्रीय आय तो अन्य स्रोतों से भी बढ़ सकती है। लैंगिक समानता, जो पुरुष स्वामित्व वाला समाज है उसमें जो लैंगिक भेदभाव किया जाता है, लैंगिक असमानता की जाती है, उसको समाप्त करना चाहिए। उसको समाप्त करके लैंगिक रूप से सबको समान समझना चाहिए, लड़का हो या चाहे लड़की हो, बराबर का हक उनको मिलना चाहिए। जन जागृति, लोगों को जागृत करना चाहिए, महिला उत्पीड़न के प्रति लोगों को जागृत करना चाहिए, एक आंदोलन बनाना चाहिए, महिलाओं को उनको हकों के प्रति जागरूक करना चाहिए। ऐसा करने वाले लोगों में कानून का एक खौफ पैदा करना चाहिए, सामाजिक रूप से बहिष्कार उनका होना चाहिए, और सख्त नियम और कानून भी होने चाहिए। महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार, महिलाओं को अपने हितों के प्रति जागरूक करने के लिए महिलाओं को शिक्षित करने की तरफ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, विशेषकर हायर एजुकेशन के लिए, उनके हकों के लिए जो शिक्षा है, उनके अधिकार कौन कौन से हैं, प्रताड़ना में उनका कौन सहयोगी होगा, कौन से नियम, कानून, संविधान, अधिनियम के तहत उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये छोटी कक्षाओं में ही शुरू किया जाना चाहिए, ताकि वो इनके प्रति पहले से ही जागरूक हो सके, और जब भी इस तरह की किसी आपदा आए, विपदा आए, तो वो अपने आप को बचाने में सक्षम हो सके। स्वयं महिलाओं का योगदान, महिलाओं को महिलाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण सुधारना होगा, उसको एक दूसरे से ईर्ष्या न करके एक दूसरे का सहयोग करना होगा, और इसके साथ साथ जो सास है उसको बहू के प्रति दृष्टिकोण सुधारना होगा, क्योंकि आज जो बहू है उसकी बेटी भी तो किसी के घर में बहू बनकर जा रही है, और वो भी एक महिला है। तो महिलाओं का सम्मान करना होगा, सभी महिलाओं को एकजुट होकर अपने हितों की रक्षा करनी होगी।
सख्त नियम बनाकर गवर्नमेंट को भी चाहिए सख्त से सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट कदम उठा रही है, भी कानून जो है वो बना दिए जाए जिससे कर्मचारी महिलाओं को उत्पीड़न न कर सके। और इस तरह से कोई अन्य व्यक्ति भी महिला उत्पीड़न करता है तो उनको भी सरकारी सुविधाओं से वंचित करना चाहिए। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। जैसे कोई पुरुष नौकरी में है तो उसके लिए ये नियम बना देना चाहिए भी महिला के हिस्से की सैलरी पर मंथ महिला के अकाउंट में जाएगी और पुरुष के हिस्से की सैलरी पुरुष के अकाउंट में जाएगी। क्योंकि महिला घर का काम कर रही है, पुरुष बाहर का काम कर रहे हैं, तो बराबर के हकदार हो गए। तो महिला के अकाउंट में जब सैलरी जाएगी, कुछ पैसे जाएंगे, तो आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो पाएगी। दूसरा, महिलाएं जो कमाती, महिलाओं को कार्य के अवसर अधिक से अधिक उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। अधिक से अधिक कार्य के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे तो वो अपने काम में अपनी योग्यता के अनुसार, रुचि के अनुसार कार्य करके पैसे भी कमा सकेगी, जिससे आर्थिक रूप से वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगी। और यदि आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर नहीं है तो फिर व्यक्ति है वो किसी के ज़्यादा प्रेशर में नहीं आता। सामाजिक कुप्रथाओं का उन्मूलन, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुप्रथाओं जो महिला विरोधी है, महिलाओं को उत्पीड़न का कारण बनती है, ऐसी कुप्रथाओं को समाप्त कर देना चाहिए। पारिवारिक संघर्ष है उसको समाप्त करना चाहिए। आपसी तालमेल बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए, जिसमें जो पति पत्नी है उनके आपस में संबंध मधुर हों, परिवार के सभी सदस्यों में एकजुटता हो, आपसी सहयोग हो, प्रेम भाईचारा होना चाहिए। घरेलू कार्य का आर्थिक मूल्य है। गवर्नमेंट और समाज को चाहिए कि महिला जो दिन में काम करती है उस काम का भी आर्थिक मूल्य हो, उसका आर्थिक मूल्य हो और उसको राष्ट्रीय आय में भी शामिल करना चाहिए। क्योंकि महिला के कार्य की जब तक इज्जत नहीं होगी तब तक उसकी महिला की इज्जत नहीं होगी। क्योंकि कहा, महिला को जब कोई जॉब कहीं अप्लाई भी करते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, हाउसवाइफ। जबकि हाउसवाइफ की बजाय हाउस मैनेजर सही होना, हाउस मैनेजर नाम देना चाहिए ताकि उसका मान सम्मान भी हो। मैनेजर का मतलब प्रबंध करना। वास्तव में पूरे घर का प्रबंधन कौन करती है? घर की इज्जत को बनाने का काम तो महिला ही करती है। स्वामित्व के अधिकार देकर, स्वामित्व के अधिकार देने चाहिए। हालांकि कानून के द्वारा स्वामित्व के अधिकार दिए गए हैं, उत्तराधिकारी के अधिकार भी दिए गए हैं, परंतु वो अभी नाकाफी है। स्वामित्व के अधिकार पुरुषों के सम्मान देने चाहिए ताकि उनका मान सम्मान बढ़े, उनकी समाज के अंदर इज्जत बढ़े। सेल्फ असेसमेंट सेशन के अंदर हम करते हैं घरेलू हिंसा क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम कौन से है? घरेलू हिंसा के स्वरूप बताएं। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनमें आपको 2 नंबर के हिसाब से एक्सप्लेन करना है। घरेलू हिंसा या महिला उत्पीड़न के कोई 2 कारण या रोकने के उपाय बताइए। महिला उत्पीड़न या घरेलू हिंसा का अर्थ बताते हुए इसके स्वरूपों को समझाएं। ये 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। स्वरूपों के बारे में बताना है। घरेलू हिंसा क्या है, इसके कारण और रोकने के उपायों पर चर्चा कीजिए। तो इसके क्या क्या कारण हैं और इसके रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से सुझाव हैं। अब देखिए, क्वेश्चन घरेलू हिंसा भी पूछा जा सकता है और महिला उत्पीड़न का भी पूछा जा सकता है। दोनों एक ही है, एक ही में आपको लिखना है। अब यहाँ पर एक संदेश है आप सबके लिए। स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को न तो करें न ही करने दें। यदि हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे तो हमारी बहन बेटियों की जान बचेगी और वो भी पूरे आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा के साथ अपना जीवन यापन कर पाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।